हेलो नमस्कार फ्रेंड। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में आपसे बात की हूँ वूफिंग कफ यानी कि काली खांसी के बारे में, तो मैं इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाली हूँ कि वूफिंग कफ के लिए हमें डायग्नोसिस में हमें किन चीज़ों से पहचान में सकते हैं। तो अगर हमें या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बच्चों में या फिर आपके फैमिली में किन्हीं को काली खांसी है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। आमतौर पर डॉक्टर काली खांसी की जो पहचान है उनके लक्षण के बारे में जानकर या फिर खांसी को सुनकर ही वो पता कर सकते हैं। कभी कभी आपके डॉक्टर के द्वारा बीमारी की पुष्टि करने के लिए हमें ब्लड टेस्ट करनी होती है, और जिसमें काली खांसी के जो बैक्टीरिया होते हैं उनके एंटीबॉडीज़ का हम पता लगा सके। काली खांसी की हमें कंफर्म करने के लिए गले के पिछले हिस्से से जो बलगम है उनका सैंपल भी ली जा सकती है। इसके लिए हमें स्वैब मीन्स एक छोटी सी लकड़ी जिसमें से एक सिरे पे रुई लगी होती है, उसका इस्तेमाल करके हम उनका बॉर्डेटिला पर्टुसिस जो बैक्टीरियल होते हैं उनकी हम परीक्षण मीन्स जांच करके हम पता लगा सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि छोटे बच्चे को अगर काली खांसी होने का शक है तो आप अस्पताल में उनकी टेस्ट करा सकते हैं, और उनको कोई ज़रूरी इलाज अगर करानी हो तो आप बच्चों को या गंभीर बीमारी से आप बचा सकते हैं। तो अगला जो मेरा टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट, यानी कि हमें ट्रीटमेंट के लिए जो बच्चे 1 साल से कम आयु के होते हैं जिन्हें काली खांसी हो या उन्हें इनकी कॉम्प्लेक्सिटी से बचाने के लिए हमें हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो सकती है। और यह समस्या सबसे बड़े या फिर वयस्कों को भी गंभीर रूप से हो सकता है। आमतौर पर इनका इलाज घर में हम सेल्फ हेल्प से कर सकते हैं कुछ उपाय से, जैसे कि एंटीबायोटिक्स या मेडिसिन है। यदि काली खांसी की पहचान आपको इन्फेक्शन के पहले 3 हफ्ते यानी कि 21 दिन में हो जाती है, तो आप डॉक्टर से संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आप एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर दें। तो एंटीबायोटिक्स लेने के 5 दिन बाद आप संक्रमित रहे, हालांकि यानी कि एंटीबायोटिक्स ना लेने पर ये जो खांसी है वो उनकी रफ्तार बढ़ जाती है, और इस दौरान शुरू होने से 3 हफ्ते के बाद भी आप संक्रमित रह सकते हैं। यदि काली खांसी की पहचान संक्रमण के आगे या चरणों में भी नहीं होती तो शायद आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक्स लेने की सलाह नहीं देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है वो काली खांसी के कारण बनता है, और वह इस समय तक जा चुका होता है वो कि आप संक्रमित नहीं होंगे, तो इस समय एंटीबायोटिक्स आपके लक्षण को सुधार नहीं करेंगे। मैं बात करने वाली हूँ शिशु यानी कि छोटे बच्चे। तो शिशु की जो काली खांसी होती है वो बहुत ही गंभीर रूप से उन्हें अफेक्ट करता है। उनकी जो कॉम्प्लिसिटी होती है उनका खतरा सबसे अधिक रहता है, और इस कारण उसे 12 महीने से छोटे बच्चे को काली खांसी अगर होती है तो अक्सर उन्हें हमें हॉस्पिटल में इलाज करानी चाहिए। यदि आपका बच्चा काली खांसी के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती है तो हो सकता है कि अन्य जो पेशेंट वहाँ हॉस्पिटलाइज्ड या करवा रहे हैं, जो पेशेंट वहाँ पे पहले से प्रेजेंट है, तो उससे भी ये संक्रमण फैलने से रोका जा सके। और अगला मेरा जो टॉपिक है वो है कि अगर हम स्टेरॉइड्स मेडिसिन या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मेडिसिन होते हैं, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होते हैं, हार्मोन होते हैं जो कि आपके बच्चों के जो विंड पाइप होते हैं यानी कि वायु मार्ग में जो स्वेलन है उसे कम करेंगे, जिससे उसे सांस लेने में आसानी होगी। और एंटीबायोटिक्स की तरह वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी सीधे उनके वेन्स में या ड्रिप के माध्यम से हम दिए जा सकते हैं। यदि आपके बच्चे में सांस लेने के अतिरिक्त मदद की ज़रूरत है तो उन्हें अधिक ऑक्सीजन चेहरे वाले मास्क दिया जा सकता है, और साथ ही उन्हें बाधित करने वाले जो बलगम अटक गई है या फिर है प्रेजेंट है तो उसे धीरे धीरे सक्शन द्वारा हम बाहर निकालने के लिए हाथ में पकड़े जाने वाले एक इंस्ट्रूमेंट होती है जिसे हम बल्ब सिरिंज कहा जाता है, उसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगी कि खुद पेशेंट को
मेडिसिन से ज़्यादा उन्हें खुद की जो होनी चाहिए सेल्फ, हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो काली खांसी जो अगर छोटे बड़े के मुकाबले शिशुओं को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, तो हम घर में संक्रमण को कम करने के लिए एक साधारण सी सलाह दूंगी। आप उनके लिए आप भरपूर रेस्ट लें। शरीर में पानी की कमी को रोकने के लिए आप अधिक मात्रा से पानी को पिएं। खांसते हुए बहुत अधिक बलगम या फिर उल्टी को निकालने की कोशिश करें, ताकि यह अंदर ना जा सके और जो घुटन है वो उनका कारण ना बन सके। और अगर इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो और गले में जो खराश है उसको साफ़ करने के लिए हमें इबुप्रोफेन और पैरासीटामोल जो मेडिसिन है हम उनका यूज़ कर सकते हैं। और 16 वर्ष से कम बच्चों के लिए एस्पिरिन नहीं दी जानी चाहिए। और हम नेक्स्ट बात करेंगे कि हाउ टू अवॉइड पासिंग ऑन द इन्फेक्शन, यानी कि हम संक्रमण को कैसे रोकें। तो जो व्यक्ति प्रभावित है उनसे हमें दूरी बनानी चाहिए, उनसे दूर रहनी चाहिए। और साथ ही जब व्यक्ति को एंटीबायोटिक्स मेडिसिन दी जा रही है दवाई को, तो उन्हें 5 दिन का कोर्स पूरा अगर नहीं कर रहा है या फिर 3 हफ्ते खांसी में पैरेक्सिमिस के तीव्रता जो है उनके लक्षण में से जो भी पहले हो उसे पूरी नहीं हो जाते, तो उन्हें घर पे ही रहना चाहिए। और 3 हफ्ता के बाद खांसी का जो दौरा है यह जारी रह सकता है, लेकिन यह संभव नहीं कि आप अभी भी संक्रमण होंगे। इसके लिए आप जीवाणु जब तक कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड नहीं हो जाते तब तक हमें प्रिवेंशन खुद की करनी चाहिए। प्रिवेंशन ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो नवजात शिशु के लिए 12 महीने के कम जो उम्र के छोटे बच्चे हैं तो उन्हें हम DTP, IVP, HIV वैक्सीन का पूरा कोर्स नहीं मिल पाया है। और दूसरा पॉइंट है वो है कि 10 वर्ष से कम बच्चे जिनके एक भी टीका अगर नहीं लगा है तो ये रहने की संभावना होती है। और वो महिला जो कि प्रेग्नेंट है उनके लास्ट टाइम चल रही है, लास्ट वीक्स, तो उनमें होने की संभावना होती है। HIV से जो इन्फेक्टेड होते हैं, केमोथेरेपी लेने वाले लोग जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो गया है, या फिर जो हार्ट फेल्योर होते हैं, या फिर अस्थमा से जो बहुत ज़्यादा दिन से सफ़र कर रहे थे, वैसे लोग को होने की संभावना रहती है। अगला हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन के बारे में, यानी कि इनकी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो निमोनिया यह एक प्रकार का भी संक्रमण है जिससे फेफड़ों में होने वाले टिश्यूज़ को वो स्वेल का कारण रहता है। दूसरा है शरीर में पानी की कमी होना, यानी कि डिहाइड्रेशन, या सांस लेने में तकलीफ़, सांस लेने में कुछ देर में रुकावट, या फिर बहुत ज़्यादा उल्टी के कारण वज़न का कम हो जाना, या फिर दौरा। तीसरा है कि अगर लो ब्लड प्रेशर के कारण दवा की ज़रूरत पड़ रही है, या फिर अगला मेरा है पॉइंट वो है किडनी का ख़राब होने के कारण कुछ समय के लिए डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। और मेरा लास्ट है वो है अगर हमारे माइंड में क्षति हो रही है या फिर सांस लेने में दिक्कतें हो रही है, तो इस कारण भी मस्तिष्क में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो कॉम्प्लेक्स रूप ले लेता है और ये हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक होती है। और इनमें और भी कॉम्प्लिसिटी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अगर उनमें तेज़ खांसी के दौरान नाक से खून आ रही है, या फिर आँखों के सफ़ेद भाग में जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनका फटने का रहता है ऐसा कुछ। और अगला है बहुत तेज़ी से खांसने के कारण अगर पसलियाँ अगर चोटिल हो रही है, मीन्स दर्द फील हो रहा है, बहुत तेज़ी से खांसने के कारण अगर हर्निया हो रहा है, शरीर का कोई अंदर का जो भाग होता है हिस्सा, मांसपेशियाँ का जो टिश्यूज़ है उसकी दीवार में कमज़ोर होने की वजह से बाहर निकल जाती है। और तीसरा है वो है फेस में स्वलन, सूजन। और चौथा है वो है जीभ या मुंह में छाले होना। और अगला है वो है कान में अगर इन्फेक्शन हो रही है तो ओटाइटिस मीडिया भी हो सकती है। और इसके प्रिवेंशन के लिए हम टीका, यानी कि 5 in 1 टीके, 5 in 1 टीके जो मैंने पहले बताया था, डिप्थीरिया, टेटनस, पोलियो, हीमोफेलिया, इन्फ्लुएंजा जो इनके आता है, उससे बचाने के लिए हम बूस्टर देते हैं स्कूल में, प्री स्कूल बूस्टर लगती है। और अगर हम स्कूल जाने से पहले दिए जाने वाले 4 in 1 बूस्टर होता है वो है बच्चों के लिए स्कूल शुरू होने से पहले दिया जाता है, तब वो 3 से 5 साल की कम उम्र के बीच होते हैं
जो खांसी के खिलाफ उनके बचाने को मजबूती देती है। अगला है वो है कि अगर काली खांसी के टीके को अगर 3 अलग-अलग जॉब्स प्लस यानी कि जॉब्स प्लस बूस्टर दिया जाता है, ताकि उनके बच्चे के शरीर में रक्षा की जो प्रभावशाली लेवल है उनको बनाने में वो समय पे मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।